हर एक पेरेंट का एक ड्रीम, मेरा चाइल्ड बने आईएएस। कितनी डिफ़िकल्ट है आईएएस क्लियर करना, कितना टाइम लगता है, कब स्टार्ट करें, क्या एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी आईएएस कर सकता है? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में। आज सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मिस्टर नवीन जी हैं हमारे साथ। वेलकम नवीन सर। थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच। या आपने अपने इतने प्रेस्टिजियस मंच पर मुझे बुलाया, वेलकम सर। जहाँ आप इतने बिजनेस टाइकून्स सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट करते हो। ये आपकी ज़रा नवाजी है। आई एम ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सो सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि हर एक पेरेंट का एक ड्रीम है, मेरा स्टूडेंट या मेरा जो बच्चा है वो आईएएस करे। तो आपके अकॉर्डिंगली सर, क्या बहुत इजी है आईएएस करना? देखिए, ईजी तो हिंदुस्तान में अब कुछ भी नहीं है, पर मोटे तौर पर ये समझिए, ये उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितना हम ये समझ रहे हैं। परसेप्शन इसका डिफ़िकल्ट वाला बन गया है। तरीके ठीक नहीं हैं हमारे। तरीके ठीक ना हो तो छोटी सी यात्रा भी बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। वही तरीके ठीक हैं तो वो यात्रा इंजॉयबल रहती है। बस थोड़े से तरीके ठीक करने की ज़रूरत होती है पेरेंट्स को और बच्चों को, तो यात्रा आसान है। मोटे तौर पे आप ये समझिए, ये यात्रा कब शुरू होती है? जब से बच्चा पैदा होता है, घर में उसकी ग्रूमिंग है, वो स्कूल जाता है, वो उसकी यात्रा शुरू हो गई है अपने लाइफ को, करियर को बनाने की। बिल्कुल। आईएएस भी वन ऑफ द करियर ही है एक तरह से। ट्रू। वैसे तो ये सोशल सर्विस है, नेशनल सर्विस है, पर फिर भी हम लोग इसे जब करियर की तरह देख रहे हैं तो ये करियर है। और करियर, किसी बच्चे ने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो भी तो उसकी ग्रूमिंग शुरू से हम बचपन से कर ही देते हैं। तो इसी तरह से आप ये समझिए कि सिविल सर्वेंट बनने के लिए, आईएएस, आईपीएस, एचएएस बनने के लिए ये यात्रा बचपन से ही स्टार्ट होती है, फैमिली से स्टार्ट होती है। और कहा तो जाता है कि फैमिली इज़ द फर्स्ट होम, फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल। मदर ही हमारी पहली टीचर होती है, तो हमारी यात्राएं ये वहाँ से शुरू होती हैं। जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कैसे आईएएस कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या लगता है सर, आईएएस करनी चाहिए? कितनी ज़रूरी है आईएएस करनी सर? आईएएस एक करियर है। जैसे डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, जीवन तो चलाना ही है। ट्रू। किसी को क्रिकेटर बनना है, तो ऐसे आईएएस भी वन ऑफ द करियर्स है। लेकिन ये ज़्यादा कोवेटेड, प्रेस्टिजियस इसलिए है, एक तो देश सेवा करने का मौका मिलता है, साथ में जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं ज़माने भर की, वो तो है ही हैं, तो इसलिए थोड़ा आनंद ज़्यादा आता है। चैलेंजिंग जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, पावर भी है। पावर से मेरा मतलब वो डंडे वाली पावर नहीं जो नॉर्मली बच्चे समझते हैं कि मैं आईपीएस बन जाऊंगा तो डंडा घुमाऊंगा और पड़ोसियों को डंडा दिखाऊंगा। ये पावर वो वाली नहीं है। पावर का असली अर्थ आप समझेंगे तो ये यूपीएससी या ये देश की सरकार सिविल सर्वेंट्स को वो वाली पावर देना चाहती है जिससे आप गरीबों को, कमज़ोरों को, जो पिछड़े हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ सके हैं, उनको उंगली पकड़ के आप ऊपर उठाइए। तो सरकार हमें वो पावर देती है ऑफिसर्स को। सरकार चाहती है कि हमने आपके हाथ में ये पावर दे दी, अब आप हमारे देश को संभालिए, हमारे लोगों को संभालिए, आपको हम संभालेंगे। इसलिए बढ़िया फैसिलिटीज़, पर्क्स, बड़े बड़े बंगलो, गाड़ियाँ, दुनिया भर के ट्रैवल्स, प्रेस्टीज, ये सब आता है आपके साथ। एक्चुअली डीसी इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। राइट। तो वो सारा प्रेस्टीज सरकार कहती है हम आपको देंगे, बिल्कुल। पर आप हमारा देश संभालिए, उसमें कमी ना आए। तो सरकार हमें फैसिलिटीज़ देने में कमी नहीं रखती और चाहती है कि हम भी, सिविल सर्वेंट्स भी, देश सेवा में कमी ना रखें ताकि देश को हम ऊपर ले जा सकें। सबका कल्याण हो, भला हो। जो अंग्रेज कमियां छोड़ गए वो देश को हम ऊपर ले जाने की कोशिश करें। ये सिविल सर्वेंट्स के थ्रू ही होना पॉसिबल है। ओके, ग्रेट। तो सर, आपके अकॉर्डिंगली अगर कोई स्टूडेंट अपना एक विज़न रखता है कि मैंने आईएएस करनी है, जब उनके पेरेंट्स का एक विज़न है कि मैंने आईएएस करवानी है अपने बच्चों को, तो कब से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए? क्या राइट एज है सर इस चीज़ के लिए? देखिए, जो वेल ग्रूम्ड बच्चा है, जिसकी स्कूलिंग ठीक हुई है, एवरेज कैलिबर का बच्चा है, 10वीं 11वीं या 12वीं के बाद जरूर शुरू कर देना चाहिए, उससे ज़्यादा लेट ना करें। अब वो ज़माने गए कि भैया पहले बीए कर लो, एमए कर लो, 23-24 के हो जाओगे, बढ़िया जाएंगे, फिर पेरेंट्स शादी का दबाव डालेंगे, नौकरी का दबाव डालेंगे, फिर बच्चों को ये टेंशन रहती है भैया कुछ ना कुछ तो ले ही लें, आईएएस तो बाद में देखें, क्लर्क तो बन ही जाएं। तो फिर वो नौकरियां में हम जब उलझ जाएंगे, नौकरियों में, छोटी नौकरी में, तो फिर बड़े एम्स हमारे दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए राइट टाइम इसका स्टार्ट करने का क्लास 12th के बाद है। 12th से लेट नहीं करना चाहिए, पर फिर भी अगर हम थोड़े फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के बाद भी स्टार्ट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत लेट ही हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने कुछ और जीवन में सीखा है, वो भी आगे काम आता है। तो
प्रिसाइसली अगर आप पूछना चाहें तो 12th के बाद तैयारी करने की राइट एज होती है बच्चों की। तो आप जैसे कह रहे हैं कि 10th या 12th से स्टार्ट कर लेनी चाहिए इनको प्रिपरेशंस अपनी। तो कई बार स्टूडेंट के माइंड में आता है कि मैंने नॉन मेडिकल कर ली +2 तक, तो उसके माइंड में आता है कि यार आईएएस करना चाह रहा हूँ बट ये मेरा फील्ड ही नहीं रहा, बिकॉज इसमें हिस्ट्री की नॉलेज बहुत मैटर करती है। तो आपके अकॉर्डिंगली एक नॉन मेडिकल या मेडिकल का स्टूडेंट भी आईएएस कर सकता है? देखिए आईआईटी वाले इंजीनियर भी आईएएस करते हैं, जो एमबीबीएस एमडी करके आए हैं वो भी आईएएस करेंगे, जो सीए करके आए वो भी आईएएस करेगा, जो लॉ करके आए वो भी आईएएस करेगा, जो यूएस से एमबीए करके आए हो सकता है वो भी तो आईएएस इट्स करेगा। ओपन फॉर ऑल। ओपन फॉर ऑल। ये बच्चों को ये मिथ क्यों है? ये मिथ ही है, आप समझिए, आप ये भ्रम ही है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि यूपीएससी में ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी यही पूछा जाता है। हिस्ट्री यूपीएससी में साइंस भी पूछा जाता है, उसको हम तवज्जो नहीं दे रहे। ये थोड़ी हवा ऐसी बनी हुई है कि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जिसको आती है, भैया तुमने तो एमए पॉलिटिकल साइंस किया है तो आप तो फिर आईएएस करो। ऐसा कुछ नहीं होता। पॉलिटिकल साइंस वन ऑफ द पार्ट्स है, सिलेबस का एक हिस्सा है। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री ही यूपीएससी नहीं है। तो सभी लोग आईएएस कर सकते हैं। 12th तक जिन लोगों ने नॉन मेडिकल किया है रादर ठीक रहता है। 12th तक साइंस पढ़ना चाहिए। साइंस बच्चों को थोड़ा शार्प बनाती है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने 10th के बाद आर्ट्स ले लिया या कॉमर्स ले लिया वो कुछ डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर हैं, पर फिर भी हम ये चाहते हैं कि बच्चे अगर 12th तक साइंस पढ़ें तो ठीक है, दिमाग तेज दौड़ता है, खोपड़ी दौड़ती है साइंस मैथ्स वालों की। वो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस वालों की थोड़ी सी बुद्धि ब्लंट होनी शुरू हो जाती है, फिर थोड़ा बच्चे कैजुअली लेना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ये तो हो ही जाती है, साइंस में जोर लगता है, तो थोड़े से ऑन देयर टोज रहते हैं बच्चे। तो 12th तक साइंस और उसके बाद फिर ह्यूमैनिटीज़ की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए। फिर साइंस को ड्रैग मत करो आप, बीएससी वीएससी की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। नुकसान नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। जिन लोगों का फोकस ही यूपीएससी है तो भैया फिर 12th के बाद सीधा अटैक करना आपको शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करना चाहिए बच्चों को 12th के बाद। तो कई बार स्टूडेंट के माइंड में आता है कि यार टॉपर्स ही आईएएस बन सकते हैं, तो क्या सर बिलो एवरेज स्टूडेंट भी आईएएस कर सकता है? गगन जी, किसी ज़माने में दिल्ली में मैं एक रिक्शा पर बैठा, जो रिक्शा चलाने वाला था, उसकी रिक्शा की टोकरी होती थी उस ज़माने में, उसकी रिक्शा की टोकरी में हिंदू इंडियन एक्सप्रेस रखा था। अच्छा। वो भी तैयारी कर रहा था। उससे बातचीत हुई, दोस्ती हुई, पता लगा वो निकल भी गया। तो पैसे का और यूपीएससी का कोई रिलेशन नहीं है। रादर आप ये समझिए, पैसे का और ज्ञान का भी रिलेशन नहीं है। एक शिक्षा, एक एजुकेशन और एक अपनी सेहत, ये अपनी मेहनत से ही आनी है। नहीं तो आप समझ सकते हैं देश के बड़े बड़े अमीर लोग भी, है ना, पैसे से सेहत खरीद लेते। तो एक अपनी मेहनत करेंगे तो आपको एजुकेशन मिलेगा, अपनी मेहनत से ही आप यूपीएससी क्लियर करोगे। तो इसमें पैसे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इतना ही रोल है कि हमारी स्कूलिंग ठीक हो जाए, थोड़ा कापी किताबों के लिए पैसे मैनेज हो जाएं। अदरवाइज़ ये भी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। जो रियल चीज़ चाहिए होती है यूपीएससी या इस तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करने के लिए, वो चाहिए होता है जज्बा। जज्बा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो सब कमियां ओवरकम हो जाती हैं। जज्बा ही नहीं है तो दुनिया भर की कोचिंग्स भी कर ली हैं बच्चों ने, माँ बाप ने एसी भी लगा दिए हैं, एक बेल बजाते ही कॉफ़ी भी आ जाती है, रात रात भर पढ़ने का ड्रामा भी करते हैं, पेपर फिर भी पास नहीं। तो आपके अकॉर्डिंग एक करंट और एक फायर होना बहुत ज़रूरी है। फायर होना ज़रूरी है विद प्रॉपर गाइडेंस। खाली फायर भी काम नहीं करेगा। नवीन जी, जैसे सुनने में आता है कि आईएएस मतलब एक रिच लोगों की गेम है, तो इज इट ट्रू? गगन जी, एक अपनी शिक्षा और एक अपनी सेहत, ये दोनों चीज़ें अपनी मेहनत से ही मिलनी है। ये पैसे से हासिल नहीं होनी। जिम ज्वाइन करने से भी हम बॉडी नहीं बना सकते, पसीना बहाना पड़ेगा। ऐसी किताबें घर लाने से, बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन करने से भी हम ऑफिसर नहीं बन सकते। हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो पैसे से ये चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती। पैसा एक फैसिलिटेटर हो सकता है, थोड़ी मदद कर सकता है। और हिंदुस्तान में आजकल पैसा ना भी हो फिर भी दुनिया भर के प्लेटफॉर्म खुल गए हैं। आजकल बच्चे चाहें तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, अगर थोड़ा पॉजिटिव जज्बा है उनके अंदर, फीलिंग है कुछ करने की जीवन में, और देश सेवा की भावना रखते हैं, तो कोई ना कोई रास्ते निकल ही आते हैं। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन कितना मैटर करता है सर? देखिए, कम्युनिकेशन को हम लोग अलग तरीके से समझते हैं। बच्चे कम्युनिकेशन को ये समझते हैं कि यस सॉरी थैंक यू, यस यस आई एम कमिंग, आई एम, इस तरह बोलने को कम्युनिकेशन समझते हैं।
कम्युनिकेशन बेसिकली इज मीटिंग ऑफ माइंड्स। आप जो कहना चाह रहे हैं अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो आपकी कम्युनिकेशन या तो कम्युनिकेशन बढ़िया है। आप काला घोड़ा कह रहे हैं, मैं सफ़ेद घोड़ा समझ रहा हूँ, तो हमारी कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है। ये लाइफ में सब जगह काम आनी है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स ये सब जगह काम आते हैं जीवन में। सिर्फ या सॉरी थैंक यू इस तरह बोलने को हम कम्युनिकेशन ना समझें। कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली क्लैरिटी ऑफ थॉट से आनी है। जब विचारों की हमारी क्लैरिटी है वही चीज़ें बाहर एक्सप्रेस होनी है। हम खुद ही कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में हैं, समझ नहीं आ रहा है इसको क्या कहें, ये कहें तो ऐसा होगा, ना कहें तो कैसा होगा, तो फिर हम आगे एक्सप्रेस जो करेंगे वो भी कंफ्यूज्ड आंसर्स आगे एक्सप्रेस करेंगे। उससे थोड़ी सी गड़बड़ होती है। आंसर राइटिंग में भी गड़बड़ होती है, इंटरव्यूज़ में भी गड़बड़ होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो यूपीएससी हम में ढूंढती है, सिविल सर्वेंट्स में ढूंढती है, एस्पिरेंट्स बडिंग सिविल सर्वेंट्स में ढूंढती है, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट ही ढूंढती है। राइट। चीज़ों की समझ है या नहीं, उलझा हुआ तो नहीं है। हम खुद सोच के देखें गगन जी, उलझे हुए आदमी को डीसी की कुर्सी पे बिठा दें तो डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल होगा। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल थॉट्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो पूरे ज़िले की समस्या को शांत मन से समझे, फिर उनके सॉल्यूशंस की तरफ काम करे। एक डीसी जब डीसी की कुर्सी पे बैठता है तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी उसे मिलने आएंगे। वो पावर सप्लाई की बात करेंगे, रॉ मटेरियल की बात करेंगे, वो रेपो रेट की बात भी करेंगे, बैंकिंग की बात भी करेंगे। एक रेडी चलाने वाला भी डीसी साहब से मिलने आएगा कि बड़ी परेशानी है जी, आजकल गलियों में चक्कर नहीं काटने देते, घर नहीं चल रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। स्कूल टीचर भी अपनी समस्याएं लेके आएंगे। बिजली सिस्टम ठीक रखना है, बच्चों के एग्जाम्स हैं, पावर सप्लाई फेलियर ना हो, ये भी डीसी साहब को ध्यान रखना है। खेती भी ठीक हो, पानी नीचे चला गया, अब समझिए डीसी साहब बैठे हैं, गांव के लोग आके समझा रहे हैं जी पानी नीचे चला गया। अब जिसने पढ़ाई नहीं की उसको समझ ही नहीं आएगा पानी कहाँ नीचे जाता है। तो ये सब पढ़ाइयाँ उसी चीज़ के लिए तैयार करती हैं डीसी साहब को, ताकि डीसी साहब तुरंत ये बातें समझ पाएँ और उसके निवारण सोल्यूशन पर भी काम करें। तो यही ओवरऑल ग्रूमिंग जिसकी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, उसे ही वो डीसी बनाना चाहते हैं, उसे वो ऑफिसर बनाना चाहते हैं और पूरे देश की बागडोर उनके हाथों में सौंपना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बच्चों की क्लैरिटी ऑफ थॉट है, साफ सुथरा सोचना, साफ सुथरा एक्ट करना। राइट। ये वो चाहते हैं। तो नवीन जी, जैसे कई बार हम देखते हैं कि आईएएस 1 गो में नहीं क्लियर कर पाया बच्चा, तो आप ब्रेन ट्री आईएएस में किस तरह से स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं? मोटे तौर पे बात समझिए, यूपीएससी ने सिलेबस ही ऐसा रखा है जिसको रीजनेबली, एक जो ह्यूमनली पॉसिबल है, रीजनेबली कवर करने में 1-1.5 साल लगता है। राइट। बहुत ही इंटेलिजेंट आइंस्टाइन तो हम हैं नहीं, और आइंस्टाइन उनको चाहिए भी नहीं। न्यूटन आइंस्टाइन नहीं चाहिए यूपीएससी को। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि उनको इस तरह के लोग, इतने इंटेलिजेंट लोग क्यों नहीं चाहिए। यूपीएससी चाहती है कि दुनिया भर की बातें आप पढ़ के समझ के आओ। वो पढ़ने में, समझने में, कवर करने में, अंडरस्टैंडिंग करने में, उसको सबसाइड करने में, अंदर जाने में और हमारी पर्सनैलिटी में आने में थोड़ा टाइम लगता है। जब तक वो चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी में नहीं आती, हमारे आंसर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होती, हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं आती, हम ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जिन बच्चों ने 2-3 साल पहले लगा लिए हैं, पहला अटैम्प्ट देने से पहले, तो पहले अटैम्प्ट में कर जाते हैं। अब सीधा ही हमने 6-8 महीने पहले तैयारी शुरू की और अटैम्प्ट दे दिया, तो ऐसे लगा कि एक अटैम्प्ट में हुआ नहीं, फिर दूसरा दिया, दूसरे में नहीं हुआ, ऐसा लगता है कई अटैम्प्ट लग गए, बहुत टाइम लगता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। थोड़ा तैयारी तरीके से करें, 1-1.5 साल पहले ठीक से लगा के फिर पहला अटैम्प्ट दें, तो निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंगली कितने अटैम्प्ट, अगर सपोज करो किसी ने 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई कर लिया, नहीं क्लियर हो पा रहा, तो आपके अकॉर्डिंगली कब उसको हैंड्स अप कर देना चाहिए, भाई अब मेरे से नहीं होगा? देखिए गगन जी, जो जीवन में हैंड्स अप करने वाले लोग हैं उनका कभी होता ही नहीं है। राइट। ये तो किलर इंस्टिंक्ट चाहिए यहाँ, तो ये तो डू और डाई वाला काम है, पर थोड़ा समझदारी से, है ना। ये बिल्कुल ठीक बात है, थोड़े बैकअप ऑप्शंस भी अपने को रखने चाहिए। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इस तरह के एग्ज़ाम्स की, समंदर जितनी पढ़ाई करते हैं, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें एहसास होता है अरे कितना कम आता है हमें। जब तक किताब नहीं खोलते तो हम एक अलग ही हवा में होता है, तब तक सब कुछ आ रहा होता है। सब कुछ आता है।
जिस दिन किताब खोल के पढ़ने लगते हैं, जिस दिन समंदर में पहला पैर रखते हैं और नीचे चलते जाते हैं, तो पता लगता है समंदर कितना गहरा है। बिल्कुल। हाँ, तो इसी तरह से यूपीएससी की तैयारी करते वक्त इतना ज्ञान हमें हो जाता है, इतनी बातें हमें पता लगती हैं दुनिया भर की, कि यूपीएससी अगर ना भी हो तो दुनिया भर के रास्ते और खुलेंगे। एक तो स्टेट सर्विसेज होता है, पीसीएस, एचसीएस, एचएएस, ये करते हैं बच्चे, इस तरह के एग्ज़ाम्स की तरफ जाते हैं। फिर और भी छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, इंस्पेक्टर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चे उधर जाते हैं। तो ब्रेन ट्री आईएएस में आप सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी करवाते होंगे? ये सब हो ही जाती हैं। अच्छा, ये तो हाथी के पैर में सबका पैर है। ठीक है। जिसने यूपीएससी की तैयारी की वो सब चीज़ें कवर हो सब जाती भी हैं। आएगा। बस हल्का फुल्का थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है। किसी एग्ज़ाम में थोड़ा मैथ्स का वेटेज ज़्यादा होता है, तो बोलते हैं भैया बच्चों को, भैया मैथ्स का पेपर है, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा कर लो। बेसिक सब बच्चों ने पढ़ा ही होता है, ठीक है। इस तरह से होता है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती। जब तक दम में दम है, ये जब तक अटैम्प्ट देती है यूपीएससी, सबको ट्राई जरूर करना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि पिछली बार कमी कहाँ रही। गगन जी देखिए, आप समझिए, आज मुझे अपना लास्ट यूपीएससी दिए 20-22 साल हो गए। शायद ही कोई ऐसा दिन होता हो जब मैं रिपेंट ना करता हूँ, अरे ऐसे नहीं, ऐसे करना था। मतलब आज भी हमें एक अटेम्प्ट दिया जाए तो हम आज भी यूपीएससी देने को तैयार हैं। और रिटायरमेंट की एज पर हैं हम लोग लगभग। देखिए कितना चार्म है और कितना ये प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स हैं, कोवेटेड एग्ज़ाम्स हैं, सबको ऐसे पद चाहिए। तो आज भी हम ये सोचते हैं कि अगर मौका मिलेगा तो देश सेवा का, समाज सेवा का, हम आज भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने को तैयार रहते हैं। तो ये तो जब तक अटेम्प्ट हैं बच्चों के, तब तक ज़रूर कोशिश करते रहना चाहिए। रादर हमेशा ये ध्यान रखें कि कमी क्या रही, अच्छे मेंटर से, अच्छे गाइड से मिलके अपने आंसर्स चेक करा के कोशिश करें कि पिछली कमियों को दूर करके फिर से नए जोश वेगर के साथ अपना अटेम्प्ट दें, छोड़ें ना। ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी चाहिए आईएएस की या ऑफलाइन करनी चाहिए? देखिए गगन जी, ऑनलाइन मीडियम, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ, ये ज़बरदस्त पढ़ाइयाँ हैं, ऑनलाइन के तरीके, पर हम लोग उसका प्रॉपर इस्तेमाल, उसका यूटिलाइज कर नहीं पाए। ऑनलाइन में कोई परेशानी नहीं होती। घर बैठे टीचर आपके सामने है, आपके लैपटॉप स्क्रीन पर आ गया है, आपसे इंटरेक्ट भी कर रहा है, आप बातचीत भी कर रहे हो। बिल्कुल। तो क्यों दूर बड़े शहरों में जाना, पीजीज में रहना, होमली फूड ना खाना, पेट खराब करना, इसकी क्या आवश्यकता है? कोई ज़रूरत नहीं है। परेशानी क्या है? तो फिर ऑनलाइन क्यों नहीं इतना हिट है, लोगों को क्यों नहीं पसंद आया? एक तो बच्चे सीरियसली लेते नहीं हैं काम को, घर में अलग कमरे में बैठ के पढ़े नहींगे, फ़ोन पे क्लासेस लगाने की कोशिश करेंगे, वो डेडिकेशन बनती नहीं है, वो डिसिप्लिन बनता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में ही है। जब आप ऑफलाइन कोई कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन करते हो तो एक टीचर, मेंटर की नज़रें आपको हमेशा देखती हैं, बिल्कुल। वो आपको गाइड भी करना चाहती हैं। आप भटक रहे होते हैं तो थोड़ा सा टीचर नज भी करता है आपको समझाता भी, अरे क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे करो। ऑनलाइन में ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। पेरेंट्स अगर अच्छे हैं, समझदार हैं, सियाने हैं, नज़र रखे हैं, तो ऑनलाइन में भी कोई हर्ज नहीं है, कर लेना चाहिए बच्चों को। लेकिन थोड़ा सा मैंने देखा है आजकल ऑनलाइन में थोड़ी मेंटरशिप कम है और क्वालिटी टीचिंग की कमी हो जाती है। ऑनलाइन तो फिर खुला प्लेटफॉर्म है, जिसने एक प्रीलिम्स दिया है, पास हुआ है, नहीं हुआ है, वो भी ऑनलाइन टीचर बन के बैठ गया, तो फिर बच्चों को थोड़ा नुकसान होता है। ये बच्चों को ध्यान रखना चाहिए इस तरह से। तो आप कह रहे थे कि आपने वर्ड यूज़ करा था कि बड़े शहरों वाली बात आपने करी थी, तो आपके अकॉर्डिंगली अगर किसी ने आईएएस करनी है तो क्या उसको, अगर वो एक स्मॉल सिटी से है या विलेज से है, तो उसको पहले बड़े शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा? कमाल की बात ये है गगन जी, ज़्यादातर ऑफिसर्स वो हमारे रूरल एरिया से निकलते हैं, अच्छा। रूरल बैकग्राउंड से निकलते हैं। तो बड़े शहरों का चार्म ऐसा बिल्कुल नहीं। अब दिल्ली दुनिया भर के लोग तैयारी करने जाते हैं, एज सच देखा जाए तो दिल्ली के जो लोकल्स हैं वो तो बहुत कम लोग हैं तैयारी करने वाले। बिल्कुल। बॉम्बे वाले तो यूपीएससी कुछ जानते ही नहीं है उतना जितना इधर के लोग जानते हैं। बिल्कुल। तो बड़े शहरों का इस बात से कोई रिलेशन नहीं है। छोटे शहरों से भी बच्चे निकलते हैं, रादर छोटे शहरों से बच्चे अब ज़्यादा निकलते हैं। पहले तो वो ज़माने थे कि छोटे शहरों में चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, अच्छे स्कूल नहीं थे, अच्छे टीचर नहीं थे। अब तो ये सब जगह ये बातें, फैसिलिटीज़ पहुंच गई हैं, तो बच्चे स्मार्ट हैं, सियाने हैं, छोटे शहरों से भी निकलते हैं। हाँ, बड़े शहर में कोई अच्छा टीचर है, मेंटर है, उससे पर्सनली मिलने जाना है, तो ये वो बच्चों को ज़रूर करना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, चाहे वो बड़े शहर में हो छोटे शहर में।